हंसते हंसते कर जाएंगे आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और मैं ला रहा हूं आपके लिए एक्सक्लूसिव क्यू एन ए मैराथन जो अब तक कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स की फैकल्टी यूट्यूब पे नहीं लाई है। यस दोस्तों, रिवीजन लेक्चर्स बहुत सारे होंगे, बट आई थॉट दैट लेट्स कंट्रीब्यूट इन क्यू एन एज, बिकॉज क्यू एन एक ऐसा पार्ट है जो हर टीचर कहीं ना कहीं छोड़ देता है। आई थॉट लेट्स जस्ट cover up that part, because that is where generally CA aspirants are not very confident about. तो दोस्तों, मैंने इस लेक्चर में सेक्शन वाइज आपको टाइमलाइन दी है नीचे कैप्शन में, और साथ साथ में यहाँ पे एमसीक्यूज भी सॉल्व किए, तो आपको सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज दोनों पता चल जाएगा कि बस इशारा किस बात की तरफ है और ये एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। राइट, सबसे पहले वॉल्यूम 3 चुना है मैंने, बिकॉज ये सबसे इग्नोर्ड पार्ट है, सबसे ओमिटेड पार्ट है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा सौतेला व्यवहार करते हैं। राइट, और इसका पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, लिंक नीचे है, कैप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने पिंड की होगी ये नोट्स, और दूसरे जो भी सीए फाइनल के लेक्चर्स है, राइट, उसकी भी नोट्स आपको वहीं मिल जाएगी। Okay, my dear friends, without wasting any time, let's start, my dear friends, with demand and recovery Q&A. फ्रेंड्स, मैंने जो Q&A यहाँ पे करवाए हैं, इसके अलावा डिमांड रिकवरी में कोई Q&A आ ही नहीं सकता एग्जाम में, बिकॉज जिसके रिलेशन में Q&A अपने आईसीआई मटेरियल में नहीं भी है ना, वो भी Q&A बाकायदा मैंने बनवाए हैं, सो दैट यू कैन रियली बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे दोस्तों टारगेट कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 73 एंड 74। 73 में जो टाइम लिमिट्स है उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लेट्स सी एंड फिगर आउट दैट। तो दोस्तों, जीएसटी इंटरेस्ट पेनल्टी इवेडेड ड्यू टू अदर देन फ्रॉड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट 17 10 लाख है। अप टू व्हेन नोटिस कैन बी इशूड एंड डिमांड ऑर्डर कैन बी पास्ड, बता दो भाई। तो अदर देन फ्रॉड वाला केस है, जीएसटी इवेजन हुआ है, ओके, 10 लाख का आपका टैक्स अमाउंट है। नोटिस कब तक आएगा, डिमांड रिकवरी कब तक होगा, और एरिनेस रिफंड वाज आल्सो टेकन ऑफ 5 lakhs ऑन 10/5/18। इसका भी नोटिस और ऑर्डर कब आएगा, सुन लो दोस्तों। अगर आप प्रॉपरली क्या है मेरा चार्ट रेफर करेंगे, इफ यू कैन सी हियर, राइट, तो डिमांड एंड रिकवरी के केस में हम लोगों ने स्पेसिफिकली दोस्तों कुछ बातें की है, लेट मी जस्ट एड्रेस दैट। यहाँ पे स्पेसिफिकली दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो 4 केसेस आते हैं, राइट, और ये 4 केसेस ये है: टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, एरनेस रिफंड। राइट, एक है अपना सेक्शन 73, एक है सेक्शन 74। अब याद रखना, पहले 3 केसेस जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, राइट, उसके रिलेशन में आप टाइम लिमिट हमेशा गिनेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ड्यू डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और अनयूटिलाइज्ड रिलेट्स टू। राइट, यानी अगर ये 3 मैटर्स हुए माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 मैटर्स, तो आप सीधा 31/12 और ओके जो भी वो साल होता है वो साल लेंगे, राइट, टू विच सच टैक्स नॉट पेड रिलेट्स टू, और फिर वहां से गिनती चालू करेंगे। अभी शोकॉज नोटिस है तो 2 साल और 9 महीना हो जाएगा, अगर डिमांड ऑर्डर है तो 3 साल हो जाएगा, और वही चीज़ अगर सेक्शन 74 की बोलूँ तो ऑब्वियसली 4 years and 6 months एंड 5 years आ जाएगा डिमांड ऑर्डर, राइट। बट दोस्तों अगर रिफंड की बात करें तो रिफंड में दोस्तों मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे कमेंट किया है, राइट, रिफंड के केस में, कि भैया ये जो टाइम लिमिट है ना 2 years and 9 months एंड 3 years का, वो शुरू आपका होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एरिनेस रिफंड। समझा? तो जिस दिन आपको ये एरिनेस रिफंड मिला है वहां से 2 साल 9 महीना गिनना है, 3 साल गिनना है। गॉट इट? यस ना? अच्छा, यहाँ पे आपको अगले साल का आपका जो ड्यू डेट है, अगले साल जो आपका ड्यू डेट आएगा वहां से काउंटिंग नहीं करना, जिस दिन रिफंड मिला वहां से काउंटिंग हो। तो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे ड्यू डेट
ओके ऑफ द एनुअल रिटर्न और यहाँ पे डेट ऑफ एरिनेस रिफंड। तो ये डिफरेंस आधे लोगों को पता ही नहीं होता है बिकॉज वो नींद में होता है माँ कसम, राइट। बट अपन ने क्या है चार्ट बुक के माध्यम से इसको एकदम अच्छे से चीज़ों को सुलझा दिया है। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है, परफेक्ट, डन। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, जुलाई एंड अगस्त का साल था, तो उसका एनुअल रिटर्न कब आएगा? ऑब्वियसली 31 दिसंबर 2000, राइट, 18। अब यहाँ से आप गिनो 3 साल, तो 31 दिसंबर 2000, 19, 20, 21, राइट। ये आपका डिमांड ऑर्डर आ गया। तो डिमांड ऑर्डर ही पहले निकालने का, जो भी डिमांड ऑर्डर का डेट आएगा वहाँ से 3 महीना गिन लो, यानी कि क्या आपका दिसंबर चला गया, नवंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, तो ये हो जाएगा डेट क्या 30 सितंबर 2021। ये आपका शो कॉज का नोटिस का डेट, दैट इज द मैक्सिमम टाइम विद इन विच यू शुड इशू द शो कॉज। इसके बाद किया तो टाइम बार हो जाएगा बॉस, ओके। आपका जो नोटिस या डिमांड ऑर्डर है वो इनवैलिड बोला जाएगा, ठीक है। एरिनेस रिफंड के केस में डेट बकायदा दिया है, तो वो डेट को आधार लेके यहाँ से क्या काउंटिंग शुरू कर दो, राइट। अब आप 10/5/2018 तो वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, ना कि अगले साल जाएंगे, ओके, आपके ड्यू डेट के पास और फाइलिंग एनुअल रिटर्न, वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ से ही कैलकुलेशन शुरू। यानी कि सिंपल सी बात है, 3 साल खत्म होगा 10/5/19/20/21, ठीक है। और इसका 3 महीना आगे तो क्या हो जाएगा? तो आज सिंपल सी बात है आपका, ओके, सिंपल सी बात है, एक है अप्रैल में हो जाएगा, एक है मार्च अप्रैल, ओके, और एक है फेब्रुअरी मार्च। तो 3 महीना सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10/2/21, ठीक है, परफेक्ट। कुछ नहीं यार, यहाँ पे 5 - 3 कर दो तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरह से क्या है चीज़ों को प्लीज़ डील करना, ये बहुत आई ओपनर होना चाहिए आप लोगों के लिए, बिकॉज मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। एंड दे कैन ईजिली एज दिस समथिंग लाइक इन MCQ, जहाँ पे रिफंड के रिलेशन में पूछ लिया, तो वहाँ पे सतर्क रहना, सावधान रहना, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट से, GST interest penalty evaded due to other than fraud for the month of July and August, 10 lakh notice has been issued, right. Proper officer during inquiry and examination found that for September to March 18, GST 25 lakh evaded on the same grounds. A refund arrears taken 10 lakh, ITC wrongly utilized 5 लाख, ठीक है। तो अब देखो जुलाई से अगस्त के रिलेशन में ऑलरेडी, ठीक है, नोटिस हैज बीन इशूड, कितने का? 10 लाख। अब प्रॉपर ऑफिसर ने, ओके, ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड एग्जामिनेशन और एक चीज देखा कि भैया चलो जुलाई एंड अगस्त में तो क्या है नोटिस भेज ही दिया है मैंने, बट भैया सितंबर से मार्च में भी घपला है, और वो घपला इन 3 मैटर्स पे आता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप GST की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज लिखी है, क्या? evaded on the same grounds as in same grounds for which show cause notice has already been issued for July and August। तो इसके रिलेशन में याद रखना, आप शो कॉज नोटिस इशू नहीं करेंगे सिंस द ग्राउंड्स वर सेम, आप इस केस में स्टेटमेंट इशू करेंगे, जहाँ पे आपको बेसिकली एक डिटेल्ड, ओके, शो कॉज नोटिस की तरह डिटेल्ड रीजंस नहीं लिखने होंगे, आपको सिर्फ अमाउंट इवेजन, इंटरेस्ट, पेनल्टी, बस इतना लिख के छोड़ देना है। आप रीजंस नहीं लिखेंगे, राइट, डिटेल में, जो आप शो कॉज नोटिस में लिखते हो। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है देख भाई ऑलरेडी सेम ग्राउंड्स पे क्या है, मैं वापस एक और क्लेम उठा रहा हूँ, तो मैं ऐसा ही रेफरेंस दूंगा स्टेटमेंट में कि रीजंस टू बी रेफर्ड एज शो कॉज नोटिस इशूड ऑन दिस डेट। समझा? इस तरह से क्या चीज़ें होती है। एक बार शो कॉज हो गया है और उसके रिलेशन में ही क्या है ग्राउंड्स वापस क्या है मिल जाते हैं, और उसी के रिलेशन में टैक्स इवेजन हुआ है, तो फिर भैया सिंपल सी बात है, आपको स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेपरेट नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, येस, फॉर 10 lakhs and 5 lakhs, but for 25 lakhs statement will be issued,
ठीक है, डन माय डियर फ्रेंड्स, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, चेकर नोट हैज सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी ऑफ 80,000, ठीक है, he fails to pay within 30 days from the due date of payment of such tax, ठीक है, determine interest and penalty payable by him, explaining the provisions of law। तो कलेक्शन का डेट क्या है, 18th ऑफ सितंबर, पेमेंट का डेट क्या है, 26 नवंबर। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट सिंपल सी बात है, आपने कलेक्ट किया था 18 को, राइट। अब आपने क्या किया यहाँ पे, क्या ऐसा है कि आपने पे ही नहीं किया और शो कॉज के माध्यम से क्या है फिर आपको याद दिलाया जाए कि पे करो इसको और फिर आपने पे किया, नहीं। अगर ऐसा होता तो सेक्शन 76 लग जाता, वेर द टैक्स इज कलेक्टेड बट नॉट पेड। यहाँ पे टैक्स इज कलेक्टेड बट पेड इन डीले। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था और मुझे याद दिला था फिर मैंने पे किया, नहीं, मैंने कलेक्ट किया था, मुझे पता है पे करना है, बस मैंने थोड़ा लेट पे किया। यानी अगर 18 सितंबर मैंने कलेक्ट किया था तो मुझे पे करना चाहिए था 20 अक्टूबर को ही, राइट। पर 20 अक्टूबर के बदले मैं पे करता हूँ 26 नवंबर को। नाउ दैट इज नॉट राइट, बिकॉज मैंने ड्यू डेट के बाद पे किया। तो फिर इंटरेस्ट आपका कब से लगना शुरू हो जाएगा, वेरी सिंपल, 21 ऑफ अक्टूबर से। तो अक्टूबर में कितने दिन है, 31, 20 चले गए तो बचे 11, और 26 नवंबर का तो हुए 37 डेज। तो 37 डेज डिलेड डेज है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 365, ये आपका इंटरेस्ट का आ गया। अब पेनल्टी में दोस्तों 73 सबसेक्शन 11 के तहत एक क्लैरिफिकेशन आया है, और वो क्लैरिफिकेशन ऐसा आया है कि देखो भाई 7311 में स्पेसिफिकली पहले ऐसा बोला था कि अगर आप कोई सेल्फ असेस टैक्स या कोई ऐसा टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है वो आप ड्यू डेट के 30 दिन के बाद पे करते, ड्यू डेट के 30 दिन के बाद पे करते, राइट। यानी फॉर एग्जांपल अगर ओके जैसे यहाँ पे ही बात कर ली, सितंबर में कलेक्ट किया था, ओके 20 अक्टूबर को आपको करना, अभी 20 अक्टूबर आप समझो से 30 डेज गिनो, तो 11 प्लस 19, तो आज 19 अक्टूबर के बाद अगर आप पे करते हो, राइट, तो 7311 बोलता था क्या कि बॉस आपको है ना 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट या फिर 10,000 विच एवर इज हायर अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो बेसिकली 73 की क्या पेनल्टी है। अब ये सरासर गलत हो जाता है, क्यों, बिकॉज 73 का पेनल्टी तो तब लगता है जब भाई तूने टैक्स ही पे नहीं किया है, और बाकायदा क्या है प्रॉपर ऑफिसर तुझे नोटिस भेजता है, डिमांड ऑर्डर भेजता है, उसके बाद तू पे करता है, तेरे को याद दिलाना पड़ता है। पर यहाँ पे तो याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने क्या पे नहीं किया, ऐसा नहीं, मैंने पे किया पर थोड़ा लेट पे किया। तो लेट पे करने में और पे ही ना करने में, ये दोनों केस को आप इक्वेट कैसे कर सकते हो, लेट पे करने में और पे ही ना करने में, अब ये दोनों केस को इक्वेट कभी कर ही नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए 7311 में स्पेसिफिकली एक क्लैरिफिकेशन आया कि भैया आपके केस में सेक्शन 73 अप्लाई ही नहीं होता। आपने जो एक केस दिया ना, केस क्या है 7311 का, लेट मी शो यू। 7311 का केस क्या है कि भैया सेल्फ असेस टैक्स ओके नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। तो भैया इस केस में सिंपल सी बात है, नॉन पेमेंट नहीं हुआ, नॉन पेमेंट हुआ विद इन 30 डेज। तो 30 डेज के बाद अगर पे होता है तो भैया एट द एंड ऑफ द डे पे ही हुआ है। यू कैन नॉट इक्वेट दिस विद नॉन पेमेंट। तो कभी भी याद रखना, डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। और क्लियरली सेक्शन 73 में नॉन पेमेंट कवर होता है, राइट। पर आपका केस है डिलेड पेमेंट का, तो फिर क्लियरली सेक्शन 73 तो आपको अप्लाई होगा ही नहीं, तो उसकी पेनल्टी भी अप्लाई नहीं होगी।
और इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग जाएंगे किसके पास, सेक्शन 125 के जनरल पेनल्टी के पास, एज सिंपल एज दैट। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे भी जनरल पेनल्टी लगेगा कितने का, अप टू 25,000। ओके, आई होप यू गॉट इट गाइस। नेक्स्ट क्या है फटाफट से देखो, एवरेस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इशूड अ SCN ऑन 31/1/21 अंडर सेक्शन 73(1) on account of short payment of tax during the period 1/7/31/12. Everest Private Limited contends that the show cause notice issued is time barred in law. You are required to examine. ठीक है, अब चेक कर लो, अभी इसमें तो माहिर ही हो गए हो आप बेटा। तो साल कौन सा है बेटा, 1/7/2017 से लेके 31/12/17, बराबर, करेक्ट। तो आज इस केस में कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 17-18, और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है, यानी ड्यू डेट से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका ड्यू डेट कब आएगा एनुअल रिटर्न का, तो बोला 31/12/18। अब यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स अब गिनेंगे 3 साल, तो आएगा 31/12/19-20-21, सिंपल। ओके, और उसका 30/9/21, ये शो कॉज का टाइम है। तो 30 सितंबर 21, और आपने कब भेजा है, आपने शो कॉज भेजा है 31/1/21। तो भैया सितंबर तक लास्ट भेज देना चाहिए था, और आपने जनवरी में ही भेज दिया, तो कुछ टाइम बाद नहीं है बॉस, एकदम सही टाइम पे शो कॉज आपको भेजा गया है। ठीक है, डन। तो क्लियरली इट इज़ नॉट टाइम बार्ड, इट इज़ विद इन द टाइम लिमिट ओनली माय डियर फ्रेंड्स। ओके, डन। इसमें याद रखना, कभी भी अगर आपको अभी पूछते हैं सर कि सर इसमें आंसर कैसे लिखे, अरे आंसर कैसे लिखे, जैसे तूने डिटरमाइन किया वैसे ही आंसर लिख। तो सबसे पहले लिखो कि इन केस ऑफ सेक्शन 73 द टाइम लिमिट टू इशू शो कॉज नोटिस इज 2 years and 9 months from the due date of annual return to which such short payment of tax relates to. In this case, short payment of tax relates to FY 1718, and therefore the due date for FY 1718 is 31st December 2018, and hence the show cause notice shall be issued latest by 30/9/21, and according to the case given it is issued on 31/12/21, which is well within the time limit, and hence the show cause notice is not time barred and the demand is clearly valid. अब इसमें क्या दिमाग लगाना था भाई, देखो ग्रामर, बेयर एक्ट ये सब मत सोचो भाई, आप फोकस करो, आप जिस लॉजिक के हिसाब से आंसर निकाल रहे उसको ही क्या है आंसर में तब्दील करना है, अपने ही वर्ड्स में करना है, अपने ही वर्ड्स में करना, समझा, डरो मत, जो समझा है वो ही लिखना है बस। ओके फ्रेंड्स, सेक्शन 74 की बात करूँ उसके पहले 73 में सिर्फ इतना पार्ट बोलना चाहता था कि अपार्ट फ्रॉम शो कॉज एंड डिमांड ऑर्डर एंड 73(11) जो हम लोगों ने अभी किया, जहाँ पे जनरल पेनल्टी लगेगा, सेक्शन 73 का पेनल्टी नहीं लगेगा। एक और चीज़ है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, एंड दैट इज़ टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर याद रखना बॉस, आपने वॉलंटरी पे किया है या फिर क्या है आपने शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले क्या है पेमेंट कर दिया है टैक्स का, बिकॉज पहले पर्सनल हियरिंग होती है, शो कॉज प्रॉपर ऑफिसर इशू करता है उसके पहले, राइट। तो अगर उसने नसीहत दे दी, आपको धमकी दे दी, आप डर गए और पर्सनल हियरिंग में आपने ही मान लिया गुनाह आपका है, बिकॉज उन्होंने बोल दिया ये सबूत है, देख ले भाई, अभी तू करता है तो ठीक है, तेरे को ये अच्छा है, पेनल्टी नहीं लगेगा, वरना फिर मैं इशू करूँगा, फिर तेरा भैया, फिर तेरा बैंड बजेगा, तो तू देख ले। तो शोकॉज के पहले या फिर शोकॉज के बाद विद इन 30 डेज, और विद इन 30 डेज कहाँ से, विद इन 30 डेज ऑफ इशुअंस ऑफ शोकॉज नोटिस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इशुअंस ऑफ शोकॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो नो पेनल्टी, उसके बाद किया कभी भी तो भैया लग जाएगा तेरे को सीधा 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स इट।
डन। सेक्शन 74 में माय डियर फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली आपको पता है टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट क्या है। वॉलंटरी कर दिया तो 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट लग जाएगा पेनल्टी। शो कॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर किया तो 25%। डिमांड ऑर्डर के सर्विस ऑफ नोटिस यानी बेसिकली ओके आपको कम्युनिकेट हुआ है वो डिमांड ऑर्डर, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच डिमांड ऑर्डर, वहां से 30 डेज के अंदर, राइट। यहाँ पे याद रखना क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से कंफ्यूजन होगा, एक डेट देंगे, डेट व्हेन द डिमांड ऑर्डर इज पास्ट, वो नहीं लेना है भाई, अपने को लेना है डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डिमांड ऑर्डर या डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच डिमांड ऑर्डर, इंटरचेंजेबली यूज होता है वर्ड, राइट। बेसिकली जब आपको मिला, आपके हाथ में डिमांड ऑर्डर है, वहाँ से 30 दिन के अंदर कर दिया तो भैया 50% लग जाए पेनल्टी। और अगर वो भी नहीं किया आपने, यानी 30 डेज के बाद फाइनली क्या पेमेंट किया है, तो सीधा ये केस सेक्शन 122(2) के तहत जाएगा और आपको लग जाएगा वहाँ पे पेनल्टी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। समझा? तो जो लास्ट स्लैब है ना 100% वाला, वो 74 गवर्न ही नहीं करता, 74 15 25 50 के बारे में ही बताता है, राइट। 100% के लिए आपको 122(2) में जाना पड़ेगा, ऑफेंसिस पेनल्टीज में, वहाँ ही बात बनेगी। ठीक है, डन। चलो, बहुत अमेजिंग सा सम है सीए फाइनल जुलाई 21 का, एंड आई एम ग्लैड सेक्शन 74 पे ही है, बिकॉज 73 में तो एक ही डेट आता है कि भैया डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर पे कर देना है, राइट। यहाँ पे क्या अलग अलग स्लैब्स है, 15 25 50 100, तो वेराइटी मिलता है, तो मुझे ये अच्छा सम लगा। लेट्स गो अहेड एंड डू दिस। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आईसीआई ने जो वर्डिंग्स में लोचा लापसी किया है बेटा, क्या बताओ। ओके, माने ऐसा लगता है कि नींद में ही बना रहा है एग्जामिनर पेपर। लेट मी शो यू दैट। ओके, सबसे पहले डेट ऑन विच क्रेडिट वॉज रॉन्गली अवेल्ड, तो बेसिकली 74 का एक रीज़न दे दिया है, राइट। दूसरा, अमाउंट ऑफ आईटीसी टेकन रॉन्गली, वो दे दिया है, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है। एंड लास्ट में दोस्तों दिया है एसएससी वांट्स टू पे ऑल द अमाउंट्स अबव ऑन 20/9/2020। ठीक है, चलो। 31 जनवरी 2018 को आपने रॉन्गली अवेल किया था आईटीसी, ओके। 200 लाख उसका क्या था, अमाउंट था। एडजुडिकेशन ऑर्डर पास्ट, ओके, अंडरस्टैंड वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट, on 26 July, demanding entire amount of credit with interest and imposing equal to the credit as penalty, okay, an equal amount of penalty. अब यहाँ पे क्या है, एडजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर पास्ट है, और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको यही सिखाया भाई, सिंपल, कि शो कॉज की अगर बात करें, राइट, तो भैया ओके हमको लेना है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज, ठीक है। और डिमांड ऑर्डर में हमको क्या लेना है, हमको ये लेना है डिमांड ऑर्डर, डेट व्हेन डिमांड ऑर्डर इज पास्ट। अरे नको पापा नको, डेट व्हेन डिमांड ऑर्डर इज served or communicated। अपने को ये चाहिए ना यार, और ये डेट तो बॉस क्वेश्चन में ही अवेलेबल नहीं, तो फिर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से अज्यूम करता है कि जिस दिन पास हुआ है उसी दिन भैया आपको सर्व भी हो गया नोटिस। तो ऐसे बौखला नहीं जाने का, फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या है assumption ले लेना। तो प्लीज assume when question is not clear, not when you are not clear, idiot। okay, got it, ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। तो अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लियर उनके एंड से क्या है, पैराफ्रेजिंग गलत हुआ है, उनको और एक डेट देना चाहिए था, इससे इंटरेस्टिंग, इससे क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बन जाता रहा था, राइट, बिकॉज जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पास वाले डेट से भी क्या है सीधा करवा सकता था कैलकुलेट, ठीक है। बट नॉनदलेस 26 जुलाई को क्या है, अपन समझेंगे कि सर्व भी हुआ नोटिस, ओके, और आपने पे कब किया है, 20 सितंबर को, ठीक है। तो क्लियरली दिस इज आफ्टर 30 डेज,
क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त आता है, ये तो सितंबर में हो रहा है भाई, तो 100% पेनल्टी लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो पेनल्टी का अमाउंट यहाँ पे होगा 200 लैक्स। नेक्स्ट, 250 लैक्स के केस में, ओके, 30 जून को आपने ले लिया था और एडजुडिकेशन ऑर्डर हुआ है 26 अगस्त 2020 डिमांडिंग अगेन द एंटायर अमाउंट। पेनल्टी अगेन क्या है, 100% है, राइट। देखो शोकॉज में तो है ना हमेशा पेनल्टी 100% ही लिख के आएगा, पर आपको क्या है पे कर देना है अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट। और स्पेसिफिकली क्या वो रिप्लाई में लिखना है कि सिंस आई एम पेइंग विद इन 30 days फ्रॉम SCN और 30 days फ्रॉम डिमांड ऑर्डर, सिंपल, विच इज वाई द पेनल्टी इज 25%, 50%, वॉट एवर द केस में, गॉट इट। तो यहाँ पे 26 अगस्त है और आपने पे किया है कभी 20 सितंबर को, तो भैया 26 अगस्त का 30 दिन खत्म ही होता है कभी, ओके, अराउंड 25 सितंबर को 31 डेज है ना, तो फिर 5 वहाँ पे चले गए, 25 बज गए अपने सितंबर के लिए, और आपने 20 सितंबर को ही पे कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, तो वेल विद इन द टाइम लिमिट, वेल विद इन 30 डेज कर दिया है, तो यहाँ पे 50% लग जाएगा, यानी आप पेनल्टी 125 लाख पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शो कॉज हैज़ बीन इशूड ऑन 5 सितंबर डिमांडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट विद इंटरेस्ट प्रपोजिंग पेनल्टी इक्वल टू 100%। तो आज 5 सितंबर को बेटा क्या है, शो कॉज दिया है और आपने पे कर दिया है 20 को, क्लियरली दोस्तों ये 30 डेज के अंदर है और इसीलिए यहाँ पे 25% आ जाएगा, राइट। यानी 120 का 25% इज 30 lakhs. Next is statement of managing director has been recorded on 6 September 2020 wherein he has admitted non-receipt of inputs and availing the credit wrongly availed. तो सिंपल सी बात है, ये इतना वाहियात रिमार्क दिया है इन्होंने, बिकॉज यहाँ पे ना उन्होंने शोकॉज की बात की है ना डिमांड ऑर्डर की, और मेरा तो टाइम लिमिट वहाँ से ही शुरू होता है कैलकुलेट होना। सिंस यहाँ पे शोकॉज और डिमांड ऑर्डर किसी की भी बात नहीं की है ना, सिर्फ इतना बोला है कि भैया स्टेटमेंट दे दिया मैनेजिंग डायरेक्टर के, हाँ भैया गलत ITC लिया था मैंने, तो अब मेरे लिए बेस्ट अजम्पशन पता है क्या है, यही कि भैया ये उसने पर्सनल हियरिंग में ही क्या है स्टेटमेंट दिया होगा और शो कॉज नोटिस इशू होने के पहले उसने ये एक्सेप्ट किया होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। और मेरे लिए ये इजी होता है, कन्वीनियंट हो जाता है अज्यूम कर, और इसीलिए मैं 15% ऑफ टैक्स पे करवा दूँ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उसने एडमिट कर लिया है ये चीज़ 6 सितंबर को और उसने पे भी कर दिया शो कॉज आने से पहले ही, तो ये मेरे लिए एक रेलेवेंट अजम्पशन था। उन्होंने दो कुछ ऑल्टरनेटिव दिए है बट मुझे ये ऑल्टरनेटिव 2 ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर आपको टाइम लिमिट्स अच्छे से याद है तो ही याद रखना आप ये सॉल्व कर पाओगे। और टाइम लिमिट्स में प्लीज़ याद रखना कहाँ से काउंटिंग शुरू करना, ठीक है, और कहाँ पे एंड होता है, ये बहुत ज़रूरी है। और कहाँ से काउंटिंग शुरू करना, इसीलिए SCN का डेट ऑफ इशुएंस और इसका डेट ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड ऑर्डर ये याद रखो, क्योंकि आप समझो 30 दिन वाला तो सब लोग याद रखते हैं, पर ये जो चीज़ है ना वो कोई याद नहीं रखता, पर तू याद रखेगा बिकॉज तो अपना लेक्चर देख रहा है ना बेटा। यस सर, ओके परफेक्ट, देखो इन्होंने नोट लिया है यहाँ पे, ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, लेट्स चेक क्या है ये। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में माय डियर फ्रेंड्स बात की है, a taxpayer has suppressed certain facts resulting in short payment of tax. The mistake is pointed out by the department but no SCN has been issued. Please make sure ये याद रखना SCN issue नहीं हुआ है, ठीक है। As per the taxpayer, suppression is accepted at 12 lakhs and he agrees that suppression has taken place in the month of January. He clears the dues on 20th April, ठीक है। अब इसके अंदर है ना मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ही क्या है क्वेश्चन वो बंद कर दो, लास्ट में आपको डिटरमाइन क्या करना है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, टैक्स ऑब्वियसली 12 लाख आ जाएगा जिसका सप्रेशन हुआ था। इंटरेस्ट किस पे आएगा, सबसे पहले वो उठाइए कि यार डिलेड नंबर ऑफ डेज कहाँ से शुरू करेंगे। तो सप्रेशन अगर आइडेंटिफाई किया है कि जनवरी मंथ का था, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ने उसका टैक्स भरा कब होगा, सप्रेस्ड टैक्स कब भरा होगा, 20 फरवरी को। तो 21 से मीटर शुरू हो जाएगा उसका, 21 फेब से। ठीक है, कब तक उसने क्लियर किया ड्यूज, 20 अप्रैल तक। ठीक है, ये केस। तो आज इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, 21 फेब यानी कि बेसिकली मीटर चालू हो जाएगा 21 फेब से। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं 2019 ले लूँ तो भैया 28 दिन है, तो 28 में से 20 चले गए, तो भैया फरवरी में बचे कितने, 8। फरवरी, मार्च 31, मार्च, अप्रैल 20, 31 प्लस 8 प्लस 20, यानी कितने हो गए अपने 59 डेज। तो 59 डेज माय डियर फ्रेंड्स हो जाएंगे आपके डिलेड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, काउंटिंग प्रॉपर एकदम परफेक्ट। तो जो भी है 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 59 डिवाइडेड बाय 365, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज कि भैया पेनल्टी क्या लगेगा। तो दोस्त सिंपल सी बात है, प्रॉपर ऑफिसर ने पॉइंट आउट किया है, शो कॉज अब तक इशू नहीं किया, और पॉइंट आउट ऑब्वियसली क्या किया होगा, पर्सनल हियरिंग में किया होगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे शो कॉज अब तक गया नहीं है। शो कॉज के पहले का ये क्या है, सब हिसाब किताब है कि पेमेंट ही भाई ने शो कॉज के पहले कर दिया है, तो पेनल्टी लगेगा क्योंकि सप्रेशन हुआ है, और सप्रेशन विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर फ्रॉड, सेक्शन 74 के ये रीजंस है माय डियर फ्रेंड्स, और इसके तहत सिंपल सी बात है 15% पेनल्टी लग जाएगा, राइट। तो भैया आज सिंपल सी बात है 12 लाख का 15% जो भी होता है वो अपना आ जाएगा क्या, पेनल्टी। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बात होती है यहाँ से शुरू कि भैया however the department on verification identifies additional suppression of 2 lakhs in the same month of Jan. SCN is issued and taxpayer represents before the proper officer which results into an adverse demand order. तो रिप्लाई दिया होगा टैक्स पेयर ने, पर भैया ऑब्वियसली क्या है, सेटिस्फाई नहीं था प्रॉपर ऑफिसर, और इसके लिए ही क्या है, प्रोसीडिंग्स वहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ बट आगे प्रोसीड हुआ, क्योंकि भैया उसके अगेंस्ट में ऑर्डर निकल गया। द ऑर्डर इज पास्ड ऑन 25/5/2019 एंड द टैक्स पेयर complies with adverse adjudication order on 27/6/2019, राइट। तो आज मेरे बंधु तुझे ये फिगर आउट करना है कि बॉस इस सिनेरियो में इंटरेस्ट कितना लगेगा, पेनल्टी कितना लगेगा। ओके, टैक्स तो आपको पता ही है दोस्त क्या है, तो आज टैक्स अमाउंट है कितना, 2 लाख, राइट। इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा 2 लाख पे 18% मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द डिलेड नंबर ऑफ डेज। तो अगेन दोस्तों जनवरी का ही क्या है अपना मंथ है जहाँ पे सप्रेशन पकड़ा गया है, तो अगेन ओके हम लोग वो सप्रेशन का टैक्स कब पे करेंगे, अगले महीने की 20 तारीख को, यानी 20 फरवरी को। तो अगेन मीटर 21 फरवरी से ही शुरू होगा बेटा, राइट, 21 फेब से। ओके, आपने क्लियर कहाँ किए ड्यूज, द ऑर्डर इज पास्ड ऑन 25/5 and the taxpayer complies with the order on 27 जून। ठीक है, तो भैया फेब के हो गए क्या 8 दिन, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के हो गए कितने 27। तो दोस्तों इसका टोटल निकाले हम लोग तो कितना आता है, 127 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, ये इंटरेस्ट आ गया आपका। ठीक है, एंड पेनल्टी माय डियर फ्रेंड्स क्या आएगा,
पेनल्टी यहाँ पे क्या आएगा बताओ। अब ऑर्डर कब पास हुआ था, अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने गलती बोली है, दैट ऑर्डर इज पास्ड ऑन 25/5/2019. I have to assume that this is also which date, the date of service of order. ये मुझे assumption लिखना चाहिए, समझा, क्योंकि ये डेट पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। एंड फाइनली आपने पेमेंट कब किया है, तो इज इट विद इन 30 डेज और बियॉन्ड 30 डेज। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हम लोग 30 डेज गिने तो 6 दिन आपके आ जाएंगे मई में, दूसरे 24 आ जाएंगे जून में, तो 24 जून तक कर देना चाहिए था। भाई ने 27 जून को किया, विच इज़ आफ्टर 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर। तो भैया उस सिनेरियो में फिर पेनल्टी 100% 100% लग जाएगा, और इसको भैया पूरा 2 लाख की पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये होगा एज पर 122(2), हाँ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो बस ये चीज़ें याद रखना कि भैया आज वर्ड्स जो है, जैसे सप्रेशन है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, तो पता होना चाहिए आपको कि इशारा किस बात की तरफ है। इशारा ऑब्वियसली 74 की तरफ है, समझा, यस। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सेक्शन 75 की, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे ओके, सेक्शन 75 बेटा प्रोसीजर्स ओके ऑफ डिमांड एंड रिकवरी है। यहाँ पे बाकायदा प्रोसीजर्स बोली गई है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर जो उस प्रोसीजरल का एक पार्ट है, ओके, हर सेक्शन जो है उसका जो सब सेक्शन है 75 1 2 3 4, उसके रिलेशन में बेटा हर एक छोटा छोटा क्या है मैंने क्वेश्चन बनाया है, जिससे क्या है आपको क्लैरिटी आ जाए कि अगर ये क्या है एक बड़ा क्वेश्चन का पार्ट बनता तो मुझे इसको आंसर कैसे करना। सो दैट्स अ गुड पार्ट। तो ऑब्वियसली एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे वो तो लिए ही है मैंने, पर साथ साथ में खुद के भी जो बनाए हुए क्वेश्चंस है वो भी क्या है मैंने डाल दिए, सो दैट वो सेक्शन का एप्लीकेशन एकदम क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये ऑब्वियसली क्या है हम लोग ने जो पास्ट ईयर पेपर्स का कंपाइलेशन किया है उसमें तो है ही, बिकॉज उसमें नवंबर 21 से लेके मई 24 तक के सभी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। बट यहाँ पे दोस्तों एक एडिशनल ओके वापस मैं यहाँ करवाना चाहता हूँ, सो दैट अगर आपने वहाँ पे नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे एटलीस्ट कैसे देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो। मेसर्स Square and Company received a notice under section 74(1) demanding tax interest penalty on allegations of suppression of facts for FY 18-19, ठीक है। Notice was issued on 24/11/22. Square filed an appeal denying any suppression, on which appellate authority concluded that notice is not sustainable under 74(1) for reasons that he charges has not been established by department. तो ये प्रूव हो गया कि बॉस ये जो आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से जो बोला ना कि सप्रेस हुआ है, वो सप्रेशन जो है वो 74 के तहत डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर पाया कि ये इंटेंशनल था, ये मैलाफाइड था, राइट। प्रॉपर ऑफिसर डीम द सेट नोटिस टू हैव बीन इशूड अंडर 73(1) एंड रीडिटरमाइंड द डिमांड। स्क्वायर एंड कंपनीज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट अलाइनमेंट विद जीएसटी लॉ। और स्क्वायर एंड कंपनी ने एनुअल रिटर्न जो है 18-19 का ओके वो फाइल किया है 30/11, जबकि द ड्यू डेट दैट इज अज्यूम्ड इन द गिवन क्वेश्चन इज 31/12/2019, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेदर प्रॉपर ऑफिसर कैन प्रोसीड टू डिटरमाइन द डिमांड अंडर 73(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिस इशूड अंडर 74(1). तो दोस्तों सेक्शन 75 में स्पेसिफिकली ये लिखा है कि अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट किसी ने भी अगर ये डिटरमाइन कर दिया कि ये नोटिस जो है 74 के तहत ओके आप डिमांड यहाँ पे वसूल नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा कि भैया इसका डिमांड अभी 73(1) के तहत ही आएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब गवर्नमेंट कुछ कलेक्ट ही नहीं कर सकता टैक्स, इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि गवर्नमेंट कलेक्ट तो कर सकता है, बट 74 जैसे हार्श पेनल्टी प्रोविजंस या फिर उसका जो टाइम लिमिट है शो कॉज और डिमांड का
वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, 73 के तहत हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो क्लियरली प्रॉपर ऑफिसर दोस्तों इज इन अलाइनमेंट विथ व्हाट ही इज डूइंग, बिकॉज सेक्शन 75 में क्लियरली बोला गया है। नेक्स्ट, इफ यस वेदर फ्रेश डिमांड इज वैलिड। अब फ्रेश डिमांड वैलिड है कि नहीं, उसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा कि शो कॉज विद इन टाइम लिमिट इशू हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब इशू हुआ था तो ऑब्वियसली सेक्शन 74 के तहत 4 साल और 6 महीना वो टाइम लिमिट यूज़ किया होगा। अब आपको देखना है कि भैया किस फाइनेंशियल ईयर के लिए सप्रेशन हुआ था, कब शो कॉज नोटिस इशू किया है और कब आइडियली होना चाहिए, ये 3 डेटा आपके पास होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो क्लियरली उन्होंने दिया है माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर इज, कहाँ चला गया अरे, बताओ पगले। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे द फाइनेंशियल ईयर इज 18-19 ईयर्स, ठीक है, वेयर द सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स हैज टेकन प्लेस। अब इसका ड्यू डेट क्या है वो बताओ फटाफट से। तो ऑब्वियसली 31/12/19। अब इसका ओके 2 साल और 9 महीना ख़त्म कब होता है, तो 3 साल पहले गिनो, तो वो 31/12/20, 21/22 हो जाएगा। और शो कॉज नोटिस है वो है 30/9/22 हो जाएगा, समझा ये केस। तो ये शो कॉज नोटिस है, ओके। अब आपने वो शो कॉज भेजा कब है, तो भैया आपने भेजा है वो 24/11/22, खत्म बात। 30/9 को कर देना चाहिए था, आप 2 महीने से लेट हो भाई, आपका ये डिमांड वैलिड नहीं है। जो शो कॉज नोटिस का डिमांड का जो शो कॉज नोटिस है ना वो वैलिड नहीं है, बिकॉज 2 महीने की देरी हो गई भाई। 30/9 को करना चाहिए था, बट 24/11 को किया आपने, सो सॉरी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द अबव नोटिस इशूड अंडर 74(1) इज अज्यूम्ड टू हैव बीन ऑन 24/9, यस, तो फिर वैलिड हो जाएगा, बिकॉज वो 30/9 के पहले है, समझा। तो इस तरह से क्या है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आई होप दिस मेक सेंस, राइट, जहाँ पे आपको रीडिटरमाइन करना होगा क्या, वो टाइम लिमिट ऑफ शो कॉज, बिकॉज अब वो शो कॉज 74(1) के तहत नहीं 73(1) के तहत इशू किया है, ऐसा डीम्ड माना जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पूरा 75 एक पैराग्राफ में ही कर दिया है भाई यहाँ पे। तो क्लियरली यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बात की थी, आप भूल गए दोस्तों, आप भूल गए। यहाँ पे देखा पॉइंट, इफ appellate authority tribunal court concludes SCN under 74 is invalid, then SCN under 74(1) is deemed to be SCN under 73(1), ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जुलाई 21 में पूछा गया था, ओके, ठीक। तो यहाँ पे बात ऐसी थी कि CGST ऑफिसर had issued a notice under section 74(1) against which appeal was preferred by SCC, ठीक है। Appellate authority concluded that the notice under 74(1) was not sustainable for reasons that the charges of fraud has not been established. Now the officer wishes to determine the tax payable by treating the said notice as if। अब दोस्तों मैंने ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन क्यों रखा है पता है, आपको बस ये बताने के लिए कि देख भाई सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, जो जुलाई 21 में पूछा गया है वो मई 23 में भी पूछा गया है। तो देयर इज अ गुड चांस कि जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए हैं वो वापस आएंगे, इसीलिए कृपया करके जो कंपाइलेशन ऑफ पास पेपर्स उसको देख लेना टाइम निकाल के। मेहनत तो लगी ही है बेटा वो मटेरियल बनाने के लिए, आंसर्स अमेंडेड डालने के लिए वहाँ पे, बट वो मेहनत वर्थ होगी, बिकॉज हमेशा क्या है ऐसे का ये पैटर्न रहा है, पिछले क्या है 3-4 अटेम्प्ट पहले का निकालेंगे स्टॉक, वहाँ से देखेंगे और डाल देंगे क्वेश्चन, राइट, दैट्स इट। तो सेम एज अबव। नेक्स्ट, CGST officer issued an adjudication order which did not specify payment of interest on the tax short paid by registered person. So the assessee contends that interest cannot be demanded as the
said order is silent on the same. Is the contention of the assessee correct? देख, अगर शो कॉज नोटिस में इंटरेस्ट नहीं है मेंशन, दैट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट कि भाई तूने डिलेड पेमेंट किया था और तेरा इंटरेस्ट देना बनता है. तो 75 में स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली गई है कि अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं भी है ना, ओके, तेल लगाने का बस, ये डीम्ड अज्यूम होगा कि इंटरेस्ट रिकवर होगा ही होगा अलॉन्ग विद द टैक्स एंड पेनल्टी अमाउंट. तो अगर नहीं भी लिखा है तो भी क्या है, रिकवरेबल बनता है. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, बकायदा सेक्शन 74 ये बोलता है. ठीक है, क्या वायु गयो यहाँ सेकेंड वालू છે कि इंटरेस्ट मैंडेटरी टू बी पेड इवन इफ नॉट मेंशन इन द डिमांड ऑर्डर. ठीक है, डन. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन 10 की, सीए फाइनल मई 19. अब ये कॉन्सेप्ट वही है जो ऊपर हम लोगों ने यूज़ किया था फ्रेंड्स, पहले से ही बता रहा हूँ, बट बहुत ट्रिकी तरीके से उन्होंने दिया है. लेट्स चेक इट आउट एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई हैव केप्ट इट, अदरवाइज मैं इसको रखता भी नहीं. ठीक है, तो 5/5/2018 को शो कॉज आया 5 लाख का, वो जो मिस्टर विजय कुमार शर्मा को भैया पूछ रहा था कि भैया आपने शॉर्ट पेमेंट किया है 4.5 lakhs का फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड ऑल्सो ओके यू आर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट 50,000. ये शो कॉज में लिखा है. ठीक है, याद रखना. अब मिस्टर शर्मा ने ऑब्जेक्शंस रेज किए. आफ्टर पर्सनल हियरिंग ऑन 30th एंड एजुडिकेशन अथॉरिटी पास द फाइनल ऑर्डर फॉर 4,50,000 नहीं बॉस, 3,50,000. बट उन्होंने जब ऑर्डर पास किया ना तो इंटरेस्ट का कुछ मेंशन नहीं था डिमांड ऑर्डर में. समझा, ये बहुत बड़ा टेक अवे. अब शर्मा ने बोला भाई ये तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट कुछ बोला नहीं है तो अपन बोलेंगे भी नहीं क्योंकि तू भूल गया क्या उसको, अपन थोड़ी याद दिलाएंगे, पागल है क्या, तो अपन उसको बोलेंगे ठीक है भाई तूने जितना ऑर्डर पास किया था उतना मैंने पेमेंट कर दिया कभी 2/9/2018 को एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑफ द सेम डे. सिंपल. Subsequently on 59 department must have noticed this and they demanded an interest of 60,000. राइट, तो अब सीन क्या है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स? सीन ये है कि मिस्टर विजय कुमार इज नॉट रेडी टू पे इंटरेस्ट. His contention is that he is not liable for interest because he deposited all the specified amount in the final adjudication order. तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि बॉस क्या एजुडिकेटिंग अथॉरिटी गलत था इन डिमांडिंग इंटरेस्ट? नो, he should have demanded interest, right? Because even if interest is not mentioned in the demand order, okay, the department is certainly capable of recovering it, right? But यहाँ पे जो गलती हुई है वो ये हुई है, अगर आप चेक करेंगे तो, कि जो इंटरेस्ट शो कॉज नोटिस में मेंशन था वो कितना था 50,000 और आपने सीधा 60,000 मांग लिया है. नाउ दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज आपने शो कॉज में जितना लायबिलिटी था उससे ज़्यादा लायबिलिटी आपने मांग लिया है और ये अलाउड नहीं है. बिकॉज डिमांड ऑर्डर हमेशा याद रखना या तो SCN जितना या फिर उससे कम ही पास हो सकता है, उससे ज़्यादा पास नहीं हो सकता. तो ये जो एक्शन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिया है ये इनकरेक्ट है, ओके, इन द आइज ऑफ सेक्शन 75. तो अगर लेना है तो लो, पर मैक्सिमम 50,000 लो, 60,000 नहीं हो सकता है बस. Because that will then clearly exceed the amount that you have demanded in show cause. And you cannot demand an amount in demand order which is more than the show cause. As simple as that. तो ये भी एंगल बहुत उम्दा था जिसकी वजह से क्या है मैंने क्वेश्चन लिया है. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की. क्वेश्चन नंबर 11 की केस में याद रखिए बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 75 एंड मिसलेनियस प्रोविजन का एक सेक्शन 161 रेक्टिफिकेशन और एरर्स दोनों को एक साथ में लिया. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, राइट? बट अगेन हाफ इंफॉर्मेशन की वजह से इट्स रियली सैड दैट ऐसे अच्छे क्वेश्चन में भी ICAI क्या है गूफ अप कर देता है. ठीक,
अब एसियन इशू हुआ था डिमांडिंग जीएसटी ऑफ 1,80,180 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 1st of October. However, Adjudicating Authority, after personal hearing, found that there was a typographical error while mentioning the GST amount, and he confirmed the demand at 10,80,180. Assessee seeks your advice. What would be your advice if assessee comes to you after the issue of order, or a corrigendum revising the amount of 10,80,180 on 15 November is issued? तो अब यहाँ पे सीन क्या है? सीन ये है मेरे भाई कि एससीएन इशू हो चुका है, डिमांड ऑर्डर इशू हो चुका है. तो आज जब डिमांड ऑर्डर कंफर्म कर रहा था तो स्पेसिफिकली एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला अरे वो तो 10,80,180 का था, ये तो बड़ा टाइपोग्राफिकल एरर होगा शो कॉज इशू करते वक्त. शो कॉज में तो हम लोगों ने लिखा है 180,180, राइट? तो ये तो गलत है क्योंकि ऑर्डर ये था. ओके, और एक्चुअली एससीएन भी इतने का ही होना चाहिए था. एससीएन भी ये नहीं होके 10,80,180 होना चाहिए था. ठीक है, अब समझो एससीएन इशू हो गया है जो एक रॉन्ग एससीएन है. ठीक है, डिमांड ऑर्डर भी क्या है, इशू हो चुका है, अज्यूमिंग दैट, राइट? क्योंकि डिमांड ऑर्डर का डेट नहीं दिया आपको. और उसके बाद कॉरिजेंडम आया है, राइट? टू रेक्टिफाई व्हाट? रेक्टिफाई शो कॉज. अब इसका कोई काम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर शो कॉज नोटिस आपका 180,180 पे था और डिमांड ऑर्डर 10,80,180 पे था, तो यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा सेक्शन 75 जो क्लियरली बोलेगा क्या कि देख भाई, सिंपल सी बात है, तेरा ऑर्डर इज क्लियरली मोर देन द अमाउंट मेंशन्ड इन शो कॉज नोटिस एंड हेंस दिस डिमांड ऑर्डर इज इनवैलिड. तो आप ये अमाउंट क्लियरली रिकवर नहीं कर पाओगे बिकॉज सेक्शन 75 में क्लियरली लिखा है दैट ऑर्डर अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट मेंशन्ड इन शो कॉज. ठीक है, परफेक्ट. बट अगर दूसरा केस होता है जहां पे एससीएन इशू हो चुका है और ऑर्डर इशू होने से पहले कॉरिजेंडम आ गया जिसने रेक्टिफाई कर दिया शो कॉज को, तो शो कॉज जो 1,80,180 था ना, उसको उसने रिवाइज करके कर दिया 10,80,180. और ये कॉरिजेंडम इशू हुआ अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जहां पे क्लियरली बोला गया है कि इफ द मिस्टेक इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड देन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस, राइट, नोटिस ऑफ सच मिस्टेक, आप क्या है क्लियरली रेक्टिफिकेशन कर सकते हो. और ये 6 महीने का तो क्या है लिमिट तब काम भी नहीं लगेगा अगर क्या है क्लरिकल एरर है, वो तो आप कभी भी कर सकते हो, राइट? तो क्लियरली दोस्तों हम लोग इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. और कॉरिजेंडम अगर आ जाता है डिमांड ऑर्डर के पहले तो होगा क्या, अभी रेक्टिफाइड एससीएन कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा. और उसके बाद अगर डिमांड ऑर्डर आता है जो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा बिकॉज हियर द डिमांड ऑर्डर इज नॉट एक्सीडिंग एससीएन, इट इज इक्वल टू इन फैक्ट. समझा? तो ये क्लियरली दोस्तों क्या है, डिमांड ऑर्डर वैलिड होगा बिकॉज वो पास करने के पहले ही क्या है कॉरिजेंडम आ गया, उसने रेक्टिफाई कर दिया वो टाइपोग्राफिकल एरर को. तो अब वो 180 पे नहीं 10,80,000 पे स्टैंड करता है एससीएन, एंड विच इज वाई डिमांड ऑर्डर नाउ कैन बी इशूड बिकॉज इट इज इक्वल टू द एससीएन इफ नॉट मोर. इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर. ठीक है, तो ये मुझे लगा एक अच्छा क्वेश्चन था जिस पे क्या है
एक दलील होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए. सो कीप दिस इन माइंड. ठीक है. नेक्स्ट ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो सेक्शन 75 के ओके एडजस्टमेंट्स पे बेस्ड है, टू गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन दैट, नथिंग एल्स. तो क्लियरली दोस्तों सेक्शन 75 में एक प्रोविजन है जहाँ पे बोला जाता है कि भैया SCN हो या डिमांड ऑर्डर हो, अगर स्टे लग जाता है तो जितना स्टे लगता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका जो टाइम लिमिट है उतने टाइम से बढ़ जाएगा. ठीक है. तो आज सिंपल सी बात है कि बात हो रही है जुलाई अगस्त महीने की. ओके. और 10 लाख का क्या है डिमांड था, और 10 लाख का 73 के तहत डिमांड था, और फ्रॉड वाले के केस में भी सेम ही था. अब आपको SCN कब तक इशू करना है, डिमांड ऑर्डर कब तक इशू, उसका टाइम लिमिट बताना है. ठीक है. डन. टैक्स पीरियड कौन सा था जिसके रिलेशन में टैक्स इवेजन हुआ है, जुलाई अगस्त 2017. राइट. तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, मैं 73 के तहत क्या है SCN और डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट बता देता हूँ आपको. ठीक है. तो SCN का टाइम लिमिट क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. तो भैया बोला है वेरी सिंपल, 73 के तहत माय डियर फ्रेंड्स इट इज़, तो आज 17 है तो ये 17-18 आ गया. इसका ड्यू डेट कभी आ जाएगा, 31 दिसंबर 2018. ठीक है. वहाँ से दोस्तों अगर हम लोग गिन लेते हैं 3 साल, तो 3 साल क्या आ जाता है, सिंपल सी बात है, 31/12/19/2021. ठीक है. करेक्ट. और ऊपर आ जाएगा 30/9/21. पर क्या ये टाइम लिमिट है, नहीं, टाइम लिमिट आपका बढ़ जाएगा. ओके. जितना स्टे है उससे. तो SCN पे स्टे है 2 महीना, यहाँ पे 5 महीना. तो अभी इसका रिवाइज टाइम लिमिट होगा 30/11/21, और इसका हो जाएगा 31 मई 2022. समझा. यस, ईयर चेंज हो जाएगा बिकॉज आप दिसंबर में थे. ओके. डन. तो इस हिसाब से दोस्तों इसका रिवाइज टाइम लिमिट हो जाएगा. ये जब एप्लीकेशन करना होता है ना, कई बार हम लोग झिझक जाते हैं, कई बार वी आर ऑल्सो नॉट श्योर ऑफ वॉट वी आर डूइंग. तो इट्स ऑलवेज गुड कि भाई इसका एप्लीकेशन कर दिया जाए, एंड दैट्स इट. ओके. फ्रॉड का क्या टाइम लिमिट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. चलिए. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन ये कि SCN इज इशूड फॉर द फॉलोइंग ईयर्स ऑन द चार्ज ऑफ फ्रॉड अप टू 30/6/23. ठीक है. 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21. ओके. परफेक्ट. अब डिमांड ऑर्डर पास्ड ऑन 31/12/23. ओके. But appeal made to appellate authority and it was decided by the tribunal that GST was not duty fraud. SCC conducted the notices invalid comment. तो अभी यहाँ पे कौन सा प्रोविजन आएगा, वही जो ऊपर छोड़ के आए हम लोग. राइट. जहाँ पे बोला गया है क्या कि अगर 74 के तहत क्या है फ्रॉड वाले चार्जेस आपके ओके अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी या फिर क्या कोर्ट नहीं मानता कि ये फ्रॉडुलेंट बेसिस पे है, तो फिर सिंपल सी बात है आप इसको 73(1) का क्या नोटिस मानेंगे. ओके. और सिंपल सी बात है 73(1) का नोटिस जो है माय डियर फ्रेंड्स वो पीछे जा सकता है, पर मैक्सिमम कितना, 2 साल 9 महीना. ऑर्डर कितना, 3 साल. ठीक है. ये केस. तो अब आप बताओ कि भैया इशारा किस बात की तरफ है. तो भैया आज 17-18 है. करेक्ट. इसके रिलेशन में टैक्स इवेजन हुआ था, तो इसका ड्यू डेट क्या आएगा, 31/12/18. तो इसका डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या आएगा, ये तो ड्यू डेट है ना. डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या आएगा, 31/12/21. समझा. यस. 18-19, 19-20, 20-21, 21-22.
ठीक है, फटाफट ड्यू डेट लिखना चालू करो भाई। ठीक है, अब डिमांड ऑर्डर लिखना शुरू करो। ठीक है, डिमांड ऑर्डर क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। तो डिमांड ऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा वेरी 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 सिंपल। 22, 23, 24, 25। ठीक है, और आपने ये सब फाइनेंशियल ईयर के रिलेशन में डिमांड ऑर्डर कब पास किया है? 31/12/23 को। ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसका मैक्सिमम आपको ये दिन तक कर देना चाहिए था, पर आपने किया कभी है? आपने तो 2023 में ही पास कर दिया, तो ये सही है। इसका 24 को करना चाहिए था, 23 को कर दिया, सही है। इसका 23 को करना चाहिए था, 23 को ही किया है, तो ये भी सही है। इसका 22 तक कर देना चाहिए था, 31/12/2022, राइट, पर आपने किया है इस दिन, नहीं चलेगा। और इसका 21 को कर देना चाहिए था, और आपने 23 को किया, तो ये भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि पीछे कितना जा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ 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 ये दोनों नहीं होगा बॉस, क्योंकि अब लिमिट डिमांड ऑर्डर पास करने का 3 साल है, 5 साल नहीं है, समझा? यस। तो फिर उस हिसाब से सिर्फ इतने फाइनेंशियल ईयर्स का क्या है, आप टैक्स डिमांड कर सकते हो, बिकॉज इसके रिलेशन में तो भैया आपका डिमांड ऑर्डर टाइम बाढ़ हो गया है। क्या हो गया है? तुम बाढ़ नहीं बेटा, टाइम बाढ़, समझा? यस। ओके दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की। क्वेश्चन 14 में माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला गया है कि बॉस डिमांड ऑर्डर जो है 17-18 का हैज़ बीन इशूड बाय जॉइंट कमिश्नर 1 करोड़ का। The appeal made by Mr. A against the order and pending with tribunal. Tribunal remanded back the case back to the joint commissioner to determine the demand. Order passed by tribunal by following direction on interest on late payment 5 लाख, allowed discount 10 लाख, 28/3/2021. Order communicated to joint commissioner is 31/3/21. ठीक है, तो दोस्तों जब भी क्या है, इस तरह का कोई सिचुएशन पैन आउट होता है जहाँ पे ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, वो वापस केस को रिमांड बैक कर देता है जॉइंट कमिश्नर को, जिसने एक्चुअली इसे पास किया था। फ्रैंकली स्पीकिंग, जॉइंट कमिश्नर नहीं, एनी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जिसने ये ऑर्डर पास किया था, उसको वापस भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कोई चीज़ें कंसिडर नहीं की है ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ सच ऑर्डर, या उसने नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया है, यानी कि शो कॉज के पहले ही क्या है, ऑर्डर भेज दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, वो खुद वक्त ज़ाया नहीं करता है, वो सीधा केस वापस भेज देता है जॉइंट कमिश्नर को बाय गिविंग अ सर्टेन डायरेक्शन कि भाई ये मैटर में ध्यान रखो, आपने ये चीज़ फॉलो नहीं की है। अब जब ये डायरेक्शन दिया जाता है ना, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना, राइट, कि जिस बंदे को ये ऑर्डर पास करना है, ठीक है, उसको फिर ये ऑर्डर पास करना है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डायरेक्शन, राइट। तो आज 31/3/2021 है, राइट। तो यहाँ से 2 साल के अंदर, यानी 31/3/23 तक बंदा ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, डन।
तो ये चीज़ भी क्या है दोस्तों, सेक्शन 25 में क्लियरली लिखी है यहाँ पे, एज यू कैन सी। ठीक है, इफ द केस इज रिमांडेड बैक फ्रॉम अपेलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल कोर्ट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, he shall pass the order within 2 years from the date of communication of such order. ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कुछ ऐसी बोली है कि टैक्सेबल पर्सन वाज नॉट, यहाँ पे ना ये बहुत ब्यूटीफुली मैंने ड्राफ्ट किया है जहाँ पे मैक्सिमम 0.75 के कवर हो जाते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन वाज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड डिमांड ऑर्डर वाज पास्ड। अभी आपको कमेंट करना है कि ये डिमांड ऑर्डर जो है वो सही ऑर्डर है या नहीं, वैलिड ऑर्डर है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 75। आंसर इज कम्प्लीटली नो, एक वैलिड डिमांड ऑर्डर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन 75 के तहत आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं दिया है, आप बेसिकली आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ही नहीं दिया है, राइट। आपने शो कॉज नोटिस इशू करना चाहिए था, फिर ही डिमांड ऑर्डर आप इशू कर सकते थे, राइट। विदाउट शो कॉज देयर कैन नॉट बी अ डिमांड ऑर्डर बिकॉज यू हैव टू गिव ओके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, इन स्पॉइंट ऑफ सफिशिएंट कॉज शोन, एडजमेंट वॉज नॉट ग्रांटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ऑलरेडी गिवन 2 एडजस्टमेंट्स अर्लियर। अरे नहीं भाई, 3 एडजस्टमेंट्स अलाउड है, 3 एडजमेंट अलाउड है, एडजस्टमेंट नहीं, 3 एडजमेंट अलाउड है। तो 2 के बाद अगर आप बोलोगे कि नहीं बहुत हो गया अभी नहीं मिलेगा, नहीं भाई 3 है अलाउड, तो एक और बाकी था उसके पास, तो कर देना चाहिए था आपको, एक और बार एडजमेंट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं आती, समझा बेटा, क्योंकि लॉ ने ही अलाउ किया है। नेक्स्ट, डिमांड ऑर्डर पास्ड इन विच फैक्ट्स एंड रीजंस फॉर टेकिंग डिसीजन वाज नॉट गिवन ऑफ। बेटा याद रखो कि कोई भी डिमांड ऑर्डर होना एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, राइट, जिसके अंदर रीजन स्पेसिफिकली लिखे है, सेक्शंस कोट किए हैं कि किस सेक्शन के तहत आप पे डिमांड रेज किया जा रहा है, आपको पेनल्टी लगाया जा रहा है, आपको इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ये सब बताना पड़ेगा और डिटेल में बताना पड़ेगा, तब जाके ही क्या है सामने वाला जब उसे पढ़ेगा तो वो उसे रिफ्यूट कर पाएगा बाय गिविंग यू अ रिप्लाई, समझा। अगर आप रीज़न ही नहीं लिखोगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि क्या सोच के आपने मांगा है पैसा, माने डिमांड का नोटिस भेजा है, उसको पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो उसको पूरा बताओ फैक्ट्स एंड रीजंस, ठीक है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, SCN was issued on the ground of misclassification of supply of goods. The SCN notice demanded at the rate 12% GST rate amounting to 12 lakhs, but the demand order was passed on 18% at the rate GST rate amounting to 18 lakhs. सबसे पहले तो SCN इशू हुआ है 12% पे और आपने डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया 18% पे, कैसे चलेगा भाई, है? क्या डिमांड ऑर्डर में हायर रेट मार सकते हो? Then what is written in SCN absolutely not allowed, गलत डिमांड है एकदम। ओके, नेक्स्ट इज 5th वाला पॉइंट जहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिमांड ऑर्डर पास्ड, GST 10 lakhs, इंटरेस्ट 18%, राइट, पेनल्टी 10 lakhs। अपीलेट अथॉरिटी ने उसे मॉडिफाई करके ओके आपका डिमांड जो है वो सीधा 10 का 8 कर दिया है। तो याद रखना इस केस में आपका इंटरेस्ट भी मॉडिफाई होगा और आपका पेनल्टी भी मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो अगर अपेलेट अथॉरिटी ने सिर्फ लायबिलिटी किया है तो याद रखना ऑटोमेटिकली बाय द नेचर ऑफ लॉ पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों मॉडिफाई हो जाए, यानी इंटरेस्ट भी 18% 8 लाख पे लगेगा और पेनल्टी भी ऑब्वियसली लेट्स से 100% है अगर, राइट, जो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे वो भी 8 लाख ही आएगा, ठीक है, डन। ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ये वाला। इफ appellate authority tribunal court modifies the tax liability then interest and penalty shall automatically modify, simple। next, demand order passed 10 lakh, tax 10 lakh है, penalty 10 lakh है, but no mention of interest, whether interest payable, ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि मेंशन नहीं भी हुआ है तो सिंपल सी बात है आपको भरना ही पड़ेगा,
ठीक है। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड अगर एग्जाम में आ गया तो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू टैकल इट। ठीक है, ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 76 वेर यू हैव कलेक्टेड टैक्स बट नॉट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अब समझिए, देखने जाएंगे तो एक बहुत संगीन जुर्म है, बिकॉज आपने लिटरली यहाँ पे क्या की बेटा, चोरी, सीना जोर। आर यू कैरिंग इट? यस, बिकॉज ये आपकी अमानत नहीं है भाई, कैसे आपने कलेक्ट करके अपने पास रखा है, जाओ दो गवर्नमेंट को, संगीन जुर्म है। आर यू कैरिंग इट? यस। तो दोस्तों बात अगर हम करते हैं सुभारती एंटरप्राइज की, तो उसने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया, राइट। कलेक्ट करने के बाद उसे पता चल रहा है माँ कसम के उसका सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। फिर उसका अकाउंटेंट बोलता है अरे रहने दे भाई, किसी को पता नहीं चलेगा, समझा, अपने पास रख, डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं। पर सुभारती होगा बेटा हरीश चंद्र की औलाद बेटा, और इसीलिए वो तुझसे एडवाइस मांग रहा है कि सही में जो अकाउंटेंट बोल रहा है उसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो सेक्शन 76 इतना ही बोलता है कि भैया आपने अगर टैक्स कलेक्ट किया तो जमा करना पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है, धर्म है, समझा? यस। फिर तेल लगाने का है कि आपका सप्लाई बेटा टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट, डजंट मैटर, डजंट मैटर बेटा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिपॉजिट तो करना पड़ेगा। दूसरा, SCN इसका कितने टाइम के अंदर इशू होगा? अनलिमिटेड है बेटा, 10,000 साल पहले, पिछले 10 जन्म पहले भी तूने अगर क्या बेटा किया है अगर ऐसा कांड, तो SCN इशू हो सकता है वो पीरियड के लिए, समझा? यस। पर SCN एक बार इशू हो गया, उसके 1 साल के अंदर डिमांड ऑर्डर इशू हो ही जाना चाहिए। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट में एक इंपॉर्टेंट एंगल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल में कलेक्ट किया, लेट्स से 1 अप्रैल को मैंने कलेक्ट किया है टैक्स, तो आइडियली क्या होता है, अगर मैंने जमा नहीं किया है तो अगले महीने की 20 तारीख से मीटर चालू होगा, पर यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे हुआ क्या है, आपने टैक्स कलेक्ट किया है, फिर शोकॉज आया है, डिमांड ऑर्डर है, उसके बाद आपने जमा किया है, दैट इज द केस। आपने मन से जमा नहीं किया है भाई, मन मार के जमा किया है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन से आपने क्या टैक्स कलेक्ट किया है, फ्रॉम दैट डे अप टू द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच टैक्स, आपको क्या है, डिलेड डेज गिनने पड़ेंगे, और आपको उतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 18% पर एनम। पेनल्टी आपको पता ही 100% लगता है दोस्तों, 122(1) में लिखा ही ये चीज़, राइट। तो मोटा मोटी क्या है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 76। ठीक है, तो ये एडवाइस है दोस्तों, दे दी है मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो एक छोटा सा क्या है, इसके अंदर पॉइंट लिख देना कि इसके रिलेशन में SCN इशू हुआ था ऑन 1/8/2020 एंड डिमांड ऑर्डर इशू हुआ था ऑन लेट्स से 1/9/2020। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने कैश सेल्स किया था विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, टैक्स कलेक्ट किया था राइट ऑन 1/4/2020। फिर मुझे SCN आता है, फिर मुझे डिमांड ऑर्डर आता है, और उसके बाद मैं जमा करता हूँ ऑन 1/10। हाउ मच इंटरेस्ट विल आई बी लायबल टू पे, राइट, अंडर सेक्शन 76। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करेंगे, सीधा क्या है दोस्तों, वो लोग राइट 1/4 को ना गिन के सीधा क्या है 20 मई से मीटर चालू करेंगे। पर आप ने ये लेक्चर देखा है तो आपको बेटा 1/4 से ही चालू करना पड़ेगा, राइट। तो 1/4/2020 से लेकर, ठीक है, 1/10/2020, इतने पीरियड के लिए बेटा आपको डिलेड नंबर ऑफ डेज गिनना पड़ेगा। अब बेटा गिनना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मीटर आपका 1 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा, राइट। तो भैया अप्रैल में कितने डेज है, 30, तो एक चला गया तो बचा कितना, 29। फिर मई में हो गए 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और फाइनली दोस्तों अक्टूबर में 1 दिन आता है। ठीक है, दैट्स इट। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना, एक्चुअली इसको है ना 5th कर दो, 5 अक्टूबर, ये मिस्टेक हो गया मेरी से,
ठीक है, क्योंकि कंप्यूटेशन में आगे जाके फिर आपको गलत आंसर आएगा, 1 के बदले 5 लेना पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप 5 अक्टूबर कर दो, तो कंप्यूटेशन में आंसर में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 187 डेज। ठीक है, डन। तो इतने का डिलेड पीरियड है, ये याद रखना, और ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप समझे कि इशारा किस बात की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्यान से बात करें तो सिंपल सी बात है, मिस्टर ए सप्लाइड बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑफ ₹1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू मिस्टर बी। GST collected on taxable and exempt supplies at the rate 12% 36,000. GST collected on both taxable and exempt, यानी exempt पे भी उसने कलेक्ट किया है, याद रखना। GST to be collected only on dutiable goods 12,000, यानी 24,000 ऐसा अमाउंट है जो उसने कलेक्ट कर लिया है पर उसे कलेक्ट नहीं करना चाहिए था। अमाउंट डिपॉजिटेड पूरा जितना कलेक्ट किया था उतना डिपॉजिट कर दिया है 36,000। ऑब्वियसली उसने डिपॉजिट किया होगा आफ्टर SCN एंड आफ्टर डिमांड ऑर्डर। ओके, इफ द फाइनल अमाउंट डिटरमाइंड इज 12,000, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट और रिफंड इफ एनी। राइट, तो फाइनल अमाउंट डिटरमाइंड कितना है, 12,000 है। तो जो 24,000 है माय डियर फ्रेंड्स, 36 माइनस 12 जो आता है, वो 24,000 या तो CWF में जाएगा या फिर ओके जो रिसिपेंट है यानी कि कौन, मिस्टर बी, जिसने एक्चुअली बर्डन बोन किया है इस टैक्स का, उसको मिल जाएगा। राइट, बिकॉज अगर ए को मिल गया तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा और वो हम नहीं होने दे सकते। ठीक है, तो रिफंड इन दोनों में से किसी एक को जाएगा। डन। ओके दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन 77, टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू CG और SG। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे है ना स्पेसिफिकली अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कीप्स हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 77 एंड सेक्शन 19। राइट, तो याद रखना एक चीज़ हमेशा, ओके अगर CGST या SGST के रिफंड के बारे में बात हो रही है तो वो बात सेक्शन 77 ही करेगा। ठीक है, और उसी का ओके अगर लेट्स से डिलेड पेमेंट हुआ है तो उसके बारे में भी सेक्शन 77 ही बात करेगा, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेम गोज विथ IGST, उसका रिफंड हुआ तो सेक्शन 19 बात करेगा, और वो जो IDST आपने लेट डिपॉजिट किया है उस पर इंटरेस्ट ना लगे उसके लिए भी सेक्शन 19 ही बात करेगा। ठीक है, चलो, तो नर्मदा ने क्या किया है, C और S पे कर दिया है ऑन अ ट्रांजैक्शन विच इट कंसिडर्ड एज इंटर, हाउएवर सब्सिक्वेंटली दैट ट्रांजैक्शन वाज कंसिडर्ड एज इंटर। ठीक है, तो सेक्शन 77 तो पहले क्या बोलता है भाई, आपने गलती से कलेक्ट किया फिर गलती से पे कर दिया C+S, तो भैया C+S को सबसे पहले तो रिफंड मंगा लो और IGST पे करवा दो। तो पहला रिकोर्स ये है कि CGST SGST रिफंड मंगा लिया है। ठीक है, दूसरा मैटर आता है कि इस केस में आपने जो IGST पे किया है ओके वो तो डिलेड तरीके से ही पे किया, आपने लेट ही पे किया है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, वो डिलेड पेमेंट ऑफ IGST पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये सेक्शन 77 नहीं बोलेगा, बिकॉज 77 तो CGST के अंदर आता है और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ IGST की। तो वो कमेंट भी IGST ही करेगा सेक्शन 19(2) के तहत, जहाँ पे वो बोलता है कि बॉस इस तरह से अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पे गलती से आपने C+S भर दिया और फिर भरने आया हो, तो फिर उस केस में जो आप भर रहे हो डिलेड तरीके से, उस डिलेड तरीके से आप जो भर रहे हो उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आज रिफंड मिलेगा C+S का, वो 77 कमेंट करेगा, पर जो लेट भर रहे हो आप, राइट, भरना चाहिए था पर भरा है C+S और इसीलिए वो आप लेट भर रहे हो, तो वो पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये कौन बोल रहा है बॉस? वेरी सिंपल, 19(2). ठीक है, तो ये
चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें नहीं लिखता है कोई और कंफ्यूजन होता है इसमें काफ़ी बार सेक्शंस में। तो भैया मैंने सोचा डिस्कस कर ही लेते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रिकी पॉइंट है। बच्चा क्या कुछ भी लिख के आ जाता है और फिर बोलता है अरे मैंने तो सही लिखा, अरे ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों सेक्शन 78 इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इन द मंथ ऑफ मार्च 21 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिपार्टमेंट जीएसटी ऑडिट अंडर सेक्शन 65 ऑलवेज राइट प्राइवेट लिमिटेड, ओके, ऑडिट टीम ऑब्जर्व करता है दैट आईटीसी क्लेम्ड बाय द कंपनी वाज ब्लॉक्ड अंडर 17(5). ऑडिट मेमो वाज गिवन टू द कंपनी फॉर सबमिशन ऑफ रिप्लाई ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन मेंशन्ड इन द मेमो. Company submitted its reply contending that ITC was not blocked under 17(5) and it has rightly claimed it. Department was not satisfied with the reply. Audit team, which is why, served a show cause notice under section 77 and transferred the matter to adjudicating officer and also started recovery process under 78 and 79 for recovery of ITC wrongly availed. You are required to determine whether action taken by department to recover is justified or not. Absolutely not justified. Absolutely not justified. और ये केस हम लोगों ने पास्ट ईयर पेपर में भी किया है. अरे कैसे जस्टिफाई होगा भाई? आपको पहले SCN इशू करना पड़ेगा, फिर डिमांड ऑर्डर आएगा और फिर 3 महीना मिलेगा. वो 3 महीने के अंदर अगर आप अपील भी नहीं करते और टैक्स भी नहीं पे करते तो जाके रिकवरी शुरू होता है. आपने तो भैया यहाँ से ही क्या सीधा रिकवरी शुरू कर दिया, ऐसा थोड़ी चलेगा रहेगा उठी. नॉट पॉसिबल. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्या है? ब्रीफली डिस्कस मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स अवेलेबल टू प्रॉपर ऑफिसर. फ्रैंकली इसको आने के चांसेस भी काफ़ी कम लगते हैं मुझे, बिकॉज अगेन ये थियरी क्वेश्चन है प्योर. नो डाउट आपको जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो थियरी का ही आता है, बट स्टिल मेजरली दे वाज फ्रॉम ऑडिट असेसमेंट, लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, राइट. ये उनके प्रिय चैप्टर्स है, यहाँ से पूछे जाएंगे. डिमांड एंड रिकवरी में तो क्या इतने पावरफुल सेक्शन है, 73, 74, 75, 76, 80 के ये पूछने का स्कोप मेरे हिसाब से नहीं बनता है. फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्या है. ठीक है, नथिंग ग्रेट एज सच, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस. ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं सेक्शन 80 की. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. पहली बार इतिहास में ऐसा है कि भैया जीएसटी इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स. तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरी इन इंस्टॉलमेंट्स अंडर सेक्शन 80 गिविंग द सर्कमस्टांसेस इन विच सच फैसिलिटी कैन बी अलाउड. ओके, and in cases where it will not be allowed to the defaulter. सबसे पहला केस कि ये सेल्फ असिस्ट टैक्स लायबिलिटी में नहीं आएगा, ये डिमांड लायबिलिटीज में ही अलाउड है. ओके, तो अगर आपसे डिमांड किया जाता है कोई लायबिलिटी बाय प्रॉपर ऑफिसर अंडर 73, 74 फॉर एग्जाम्पल, राइट, या 76, तो भैया तब आप बोल सकते हो कि यार प्लीज़ क्या मैं इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ, मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं है. कमिश्नर को लगा अगर बॉस सॉलिड रीजंस दे रहा है ये और इसकी जेन्यूनली फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है, तो मैक्सिमम 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकता है मैक्सिमम. कौन? कमिश्नर. ओके, और उससे कम भी दे सकता है, ये मैक्सिमम है. और उसने अगर 10 बोला तो 10, फिर आप उस डिसीजन को चैलेंज भी नहीं कर सकते. ओके, उसके रिलेशन में अपील भी नहीं कर सकते. ये चीज़ याद रखिएगा. और एक और मैटर याद रखिएगा कि बॉस अगर उसने दिए 12 इंस्टॉलमेंट और चौथे इंस्टॉलमेंट में आपने मार दिया डिफ़ॉल्ट, यानी वो ड्यू डेट के पहले आपने पे नहीं किए, उसके बाद में किए, ख़त्म. जिस दिन आपने उस ड्यू डेट का उल्लंघन किया है, टाइम से पेमेंट नहीं किया, तो सीधा क्या है, ड्यू हो जाएगा पूरा लायबिलिटी उसी दिन, जो एक्चुअली होने वाला था नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए, क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट दिया था, तो सीधा उसी दिन हो जाएगा. फिर आपको जक मार के पे करना पड़ेगा. सिंपल. ठीक है, तो ये मोटा मोटी दोस्तों केसेस है. एंड अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, 3 ये
स्पेसिफिक इश्यूज है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी कब अलाउड ही नहीं होगा। तो नीचे से जाते हैं कि भैया अगर आपका ओके अमाउंट फॉर विच इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज सॉट इज लेस देन 25,000। सेकेंड, taxable person has not been allowed to make installments in the preceding financial year। तो लास्ट टाइम भी आया था, लास्ट टाइम भी भगा दिया था तेरे को। एंड थर्ड, taxable person has already defaulted on the payment of amount under GST law and recovery process is already undergoing। तो रिकवरी शुरू हो गया भाई, भाई तेरी तो उल्टी गंदी शुरू हो गई है, समझा। तो भैया ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट, ठीक है, और रिकवरी शुरू हो गया तेरा। सेकेंड का, आया था तो लास्ट टाइम भगा दिया था तेरे को। एंड थर्ड, 25,000 से कम का अमाउंट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर उससे कम का अमाउंट है तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से क्या है यहाँ पे पूछे, देखते हैं इसका आंसर आप दे पाते हैं कि नहीं। मिस्टर माल्या रिक्वेस्टेड PO टू पे फॉलोइंग ड्यूज इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 36। सेल्फ अश्योर्ड नहीं है, सेल्फ असेस टैक्स। 10 lakhs इंटरेस्ट, 1 लाख पेनल्टी, 10 lakhs अमाउंट डिमांडेड अंडर सेक्शन 73, टैक्स 15 लाख, इंटरेस्ट 6 लाख, पेनल्टी 15 लाख। विल द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर माल्या बी एक्सेप्टेड? एब्सोल्युटली नो, क्योंकि मैक्सिमम कितना अलाउड है, 24। कैन मिस्टर माल्या गेट इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी फॉर सेल्फ असेस टैक्स एंड टैक्स डिमांडेड बाय PO? आंसर इज नो। उसको सिर्फ टैक्स डिमांडेड बाय PO पे ही क्या है ऑप्शन एक्सरसाइज करने मिलेगा, सेल्फ असेस में नॉट पॉसिबल। थर्ड, कैन मिस्टर माल्या अपील इफ प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड्स नॉट टू गिव हिम any installment facility under section 80? No, he cannot, because as per section 121 these are one of the non-appealable orders, and clearly section 80 is one of them, where once the decision is taken it cannot be challenged. Samjha? Yes. Next, my dear friends, is with respect to section 81, transfer of property to be void in certain cases. तो यहाँ पे ना मिस्टर अरिहंत इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। अ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन अंडर GST law was 50 lakhs and is served on him on 5th of April. On 10th of April, despite having knowledge of the said notice, Mr. Arihant transferred his ancestral property located in Punjab in the name of his wife Soma for a consideration of just 2 lakhs without taking any prior permission from the authorities under GST. The value of the stamp duty valuation is 80 lakhs. Clearly, it is an inadequate consideration. Subsequently, he filed a reply to the said demand notice on 15th April stating that he would not be able to pay the amount because of financial constraints. Determine the validity of the act of transferring such property by Arihant to his wife Soma. तो दोस्तों याद रखिए, सेक्शन 81 स्पेसिफिकली बोलता है कि वंस द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन यू, राइट, एंड आफ्टर दैट इफ यू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, then in that case, my dear friends, that transfer that you are doing, right, which is clearly not in the interest of the revenue, that transfer will be void unless that transfer is done with adequate consideration or with prior permission of the GST authorities or in good faith. और इनमें से अगर कुछ नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है बॉस, वो ट्रांसफ़र को वॉइड माना जाए, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे टैक्स इवेड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो वही है दोस्तों, यहाँ पे वही हम लोगों ने बात की है एंड वही मुद्दा उठाया है, एंड क्लियरली जो अरिहंत ने किया है वो सही नहीं किया है, वो ट्रांसफ़र वॉइड है, राइट, एंड द प्रॉपर्टी विल स्टिल बी कंसिडर्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अरिहंत, और हम लोग वो प्रॉपर्टी बेच के
एज डिपार्टमेंट उससे वो रेवेन्यू रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये अमेंडमेंट है दोस्तों, और ये अमेंडमेंट कुछ ऐसा है कि मिस्टर माल्या इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर alleged GST evasion, and the commissioner has issued an order for provisional attachment of Malia's machinery on 1st of August 23. The commissioner provided written instructions to remove the encumbrance on 1st July. Discuss when the encumbrance of machinery can be removed. तो याद रखना, कभी भी आप कोई प्रोविजनल अटैचमेंट करते हो बैंक का, प्रॉपर्टी का, तो मैक्सिमम पहले अमेंडमेंट के पहले बोला जाता था 1 साल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो इनएफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बट फिर अमेंडमेंट आया कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट of such issuance of such order of provisional attachment of property, या फिर instructions given by the commissioner for the removal of such provisional attachment whichever is earlier. तो पहले 1 साल का टाइम लिमिट था, राइट, पर अब स्पेसिफिकली बोला है रिटन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कमिश्नर टू दैट इफेक्ट, or 1 year from the date of issuance of such order of provisional attachment whichever is earlier. तो ये एक एंगल ऐड किया है, और इसीलिए सिंपल सी बात है यहाँ पे 1st जुलाई और 1st अगस्त whichever is, सॉरी आई एम सो सॉरी, 1 ईयर यहाँ से आएगा 1st अगस्त 24 और राइट 1st जुलाई 24 whichever is earlier, तो आ जाएगा 1st जुलाई। ठीक है, ओके। अब दोस्तों याद रखना, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो सब हो गए हैं, वी विल पुट एन एंड टू इट। अब जो भी आगे है दोस्तों वो सब क्या है, एमसीक्यूज। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी एमसीक्यूज है, बहुत ही इंटेलिजेंट एमसीक्यूज है, तो ध्यान से जवाब देना और सतर्क रहना और सावधान रहना मेरे दोस्त। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले एमसीक्यू की तरफ, सेक्शन 73 का। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ आईटीसी इज ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन फ्रॉड। क्या है टाइम लिमिट दोस्तों एससीएन का? 2 years and 9 months from the due date of the financial year to which such non-payment of ITC relates to। ठीक है, क्लियरली दोस्तों वो ऑप्शन पहला ही है, कुछ देखेंगे ही नहीं अपन। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ एससीएन इन केस ऑफ एयरनेस रिफंड फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड। तो दोस्तों यहाँ पे 2 years and 9 months लेंगे, बट फ्रॉम ड्यू डेट of the financial year relating to such tax not paid relates to वो लेंगे, या फिर सीधा ले लेंगे डेट ऑफ एयरनेस रिफंड। डेट ऑफ एयरनेस रिफंड ले लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज सी पार्ट। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग सीधा अगर जाए तो मुद्दा है रॉचेस्टर प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन इशूड एन SCN 31/8 on account of short payment of tax period between 1/7 and 31/2/17। ठीक है, तो ये पीरियड के रिलेशन में उसको SCN आया है 31/8 को। एज पर सेक्शन 73(1) इन द गिवन केस SCN कैन बी इशूड लेटेस्ट बाय। तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ईयर ये है आपका 17-18, तो ड्यू डेट आ गया 31/12/17, तो उसका 3 साल 31/12 आई एम सो सॉरी 18 है, ये एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट 18 है, माय बैड। तो ये 21 आ जाएगा, और वहाँ से 3 महीना गिनो तो ये आ जाएगा डेट, तो 30/9/21 बी। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ अदर देन फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन? तो ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर, तो भैया 3 years बोला है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर विच ऑफिसर कैन इशू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 73
इन केस अदर देन फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिमांड बोला है, तो भैया सिंपल सी बात है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। पेनल्टी कितना हो सकता है? 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो क्लियरली बी इज द केस। क्वेश्चन 5 माय डियर फ्रेंड्स में कुछ मिस्टेक्स थी, तो आई हैव क्लियरली अवॉइडेड दैट। वील डायरेक्टली हॉप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर ए issues tax invoice to Mr. B without supplying goods or service। ठीक है, and Mr. B obviously avails the ITC based on the invoice। Can tax be demanded from Mr. A under section 73-74? तो ए से भाई सुन, कुछ डिमांड नहीं कर सकता है तू, बिकॉज ए ने सप्लाई नहीं किया है, राइट। उसने कुछ गुड्स और सर्विस भेजा है, कंसिडरेशन मिला है नहीं ना, सिंपल। तो ना गुड्स और सर्विस दिया है ना कंसिडरेशन मिला है, तो उसने कुछ सप्लाई नहीं की, तो इसीलिए ए से तो कुछ डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, कैन ही बी पीनलाइज्ड अंडर सेक्शन 122(1)? यस, डेफिनेटली ही कैन, बिकॉज वेन एवर यू आर इशूइंग इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग गुड्स, तो भैया डेफिनेटली क्या है, आप पीनलाइज होंगे 10,000 रुपीज़ या फिर 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट दैट यू बी वेटेड विच एवर इज हायर। ठीक है, डन। तो क्लियरली ऑप्शन इज बी, नो टैक्स अमाउंट कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम मिस्टर ए बिकॉज देर वॉज नो एक्चुअल सप्लाई, बट ही कैन बी पेनलाइज अंडर 122 फॉर इशूइंग फॉल्स इनवॉइस। ठीक है, ये एक्चुअली रिसेंट क्लैरिफिकेशंस आए हैं, उसके ऊपर मैंने क्या ये एमसीक्यू बनाया है, ट्रिकी एंड यूजफुल। Mr. B avails ITC based on the tax invoice issued by Mr. A। Continuing question है, even though no actual goods were supplied under section 74, what will be the consequences for Mr. B? देखो भाई, आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से ITC लिया है, यस मानते हो आप, तो सबसे पहले तो डिमांड किया जाएगा आपसे टैक्स अंडर सेक्शन 74, और 74 के तहत ही आपको लग जाएगी पेनल्टी। ठीक है, डन। तो ये चीज़ एक याद रखना आप माय डियर फ्रेंड्स, दैट मिस्टर बी विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 75 equivalent to the ineligible ITC along with interest, and penalty under section 74 equal to 100% will be imposed। ठीक है, तो पहला ही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर इन केस ऑफ फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन? तो ऑर्डर यहाँ पे भैया 5 साल में इशू हो जाना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे होगा, तो टैक्स होगा, इंटरेस्ट होगा, पेनल्टी होगा, वो भी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आ जाता है कि वेयर सर्विस ऑफ नोटिस और इशुएंस ऑफ ऑर्डर इज स्टेड बाय कोर्ट, कैन द पीरियड ऑफ स्टे एक्सक्लूड इन कंप्यूटिंग द पीरियड अंडर 73(2) and 10 and under 74(2) and 10? Answer is yes. Okay, it will be excluded. What is the maximum number of times hearing can be adjourned? 3 times. Next, whether the amount of tax, interest, penalty demanded in the order can exceed the amount specified in notice? No, 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 no. Next, Mr. Balladev, a taxpayer, has not paid tax for April 2020. An SCN for short payment of tax was issued to him on 1st of April. The demand order was subsequently issued on 1st April 2025. According to 7510, is the demand order valid or time barred? Right. So, आज a taxpayer had not paid tax for April 2020. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अप्रैल 2020 है, तो ये FY 2021 आ गया, इसका ड्यू डेट आएगा ये। अब आपने डिमांड ऑर्डर इशू किया है कभी? ये दिन को, ठीक है। अब आपको करना चाहिए था कभी
ये आपका यहाँ पे टाइम है 31/12/21, ड्यू डेट का है वहाँ से 73 वाला केस है ना ये, तो भैया वहाँ से 3 साल, तो 24 तक कर देना चाहिए था आपको भैया, राइट। आप लेके गए हो उसको और 4 महीना आगे, नॉट हैपनिंग, इट इज़ टाइम बार्ड. The demand order is time barred because it was issued beyond 3 years from the date of annual return of the financial year 2020. ठीक है. Next, the time limit for issuance of SCN in case of amount collected but not paid. Clearly दोस्तों none of the above आएगा. ये सबसे ट्रिकी MCQ था, क्योंकि SCN का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है 76 में, राइट. पर डिमांड ऑर्डर का है कितना, 1 year from the date of SCN. Mr. Chalu collected tax of the recipient 15/4 but did not deposit the same within the due date. He finally deposited on 20th/8/24 after PO passed a demand order. Compute the delayed number of days. तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे ये डेट से लेके ये डेट तक आपको काउंटिंग करनी है. तो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अरे अगस्त, तो यहाँ पे 15 दिन, यहाँ पे 31, 30, 31, अगस्त है तो 20. ठीक है, तो ये करेंगे तो 127 डेज आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, Mr. Telgi collected 10 crores in 31st of March but failed to deposit with the government. Proper officer issued a SCN on 1st of August 2024. But by what time will the proper officer issue a demand order? तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे बोला है within 1 year from the date of issue of show cause. तो सिंपल सी बात है 1 अगस्त 2025. A is the answer. ठीक है. 77 में what happens if a taxable person has paid C+S, as the case may be, on a transaction considered to him to be an intra but subsequently held as inter. तो simple, seek refund. What happens if a taxable person has paid I on a transaction considered to be as inter but subsequently is intra? Again, seek refund. Whether a taxable person who has paid IGST on transaction considered to him is inter but subsequently is required to pay interest if it is subsequently held as interest rate. Answer is no. सवाल ही नहीं पैदा होता. A taxpayer collected 1 lakh each as C+S but mistakenly paid the total 2 lakhs to CG instead of IGST. According to section 77, which of the following statement is correct? ठीक है, तो 1 लाख C+S उसको रिफंड दे देना चाहिए, रिफंड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, और 2 लाख उसे पे कर देना चाहिए. तो 1 lakh each of C+S will be refunded and 2 lakh needs to be paid. Okay, with interest or without interest? Without interest. ठीक है, तो आंसर बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. 20th, the time limit for payment of tax demand is a dash from the date of service of the order. 3 months. Okay. If it is expedient in the interest of revenue, can proper officer, after recording in reasons, require a taxable person to make payment of tax within a shorter period? बताओ. डेफिनेटली येस माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली येस. अगर मुझे लग रहा है कि भाई तू भाग जाएगा, कल टीम मारेगा, सीधा यूके मॉलडीव्स चला जाएगा, माँ कसम सीधा रोकूंगा मैं तेरे को. ठीक है, और बोलूँगा 3 महीना नहीं, उससे कम 2 महीने के अंदर पेमेंट कर, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर. रिकवरी ऑफ अमाउंट पेबल बाय डिफॉल्टर कैन बी मेड फ्रॉम कस्टमर, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव. Section 80, maximum number of installments in which GST can be paid.
24. Which officer has the power to take permission? Commissioner. Subrata Roy has self-assessed liability of 15 lakh and requests to pay this amount in 15 installments. Which of the following statement is correct? Mr. Subrata Roy can opt. Answer is no, it cannot, because demanded liabilities he allowed. Okay. Okay. B is the answer. क्योंकि क्लियरली यहाँ पे बोला है Mr. Subrata Roy request to pay the self-assessed tax in 15 installment is not permissible under section 80 as it only allows installment facility to those tax liabilities which are demanded by the PO. Which of the following acts by a person are treated as void when it is done after the amount has become due from him? Clearly creates charge on the property, parts with the property belonging to him, parts with the property in his possession, all of the above. भाई अपने पास कुछ रखेगा ही नहीं, simple. Next, what liabilities can be recovered on account of first charge on the property of such a taxable person on such person as per section 82 of the CGST Act? What liabilities can be recovered? Everything, boss. Tax, interest, penalty सब लूंगा भाई मैं. Till what period does the order for provisional attachment is valid? अब तक 1 year था from the date of issuance of such order, पर अब written instructions of commissioner whichever is earlier. ठीक है. Provisional attachment can be done under section 83 after the initiation, before, obviously दोस्तों after. ठीक है. तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है अपना डिमांड एंड रिकवरी का Q&A where we have discussed everything in detail and at the same time my dear friends इसके MCQs भी, जो भी हट के MCQs थे, ऐसे MCQs आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे. एंड हैव ट्राइड माई बेस्ट कि क्लैरिफिकेशंस हो, अमेंडमेंट्स हो या कोई नए क्वेश्चन जो हट के टाइप्स, राइट, जो आपको शायद स्ट्राइक ना हो एग्ज़ाम में, वो इनकॉपरेट किए है. I hope this initiative really helps you. If yes, then please comment in the comment section, share it with your friends and join the telegram group for more such updates. By the way, मैं ये MCQs जो है my dear friends, इसका एक extended version अपने telegram group पे डालते रहता हूँ, right? तो make sure that you join it because जिस दिन मैं ये lecture डालूँगा उस दिन demand and recovery के MCQs भी क्या telegram पे होंगे. तो आप वापस क्या है उसे पंच कर सकते हैं, उसमें Q&A खेल सकते हैं. मैंने गेमिफाई किया है उसे सो दैट यू कैन रिवाइज डिमांड एंड रिकवरी दैट डे इटसेल्फ. थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स. दिस इज योर टैक्स का टीचर CA Karan Sheet signing off.